हम टॉप साइंस के प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं और सभी वीडियोस के पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं, वहां क्लिक करें और हमारी हर क्लास के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और हम आपको जो टॉप साइंस के प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं, ये पिछले वर्षों में पुलिस परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्नों के अनुसार उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हम पैटर्न के अनुसार आपको पूरी तैयारी कराएंगे निःशुल्क। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि हमारी क्लासेस का समय कुछ इस प्रकार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है भैया जी, सबसे पहला प्रश्न है कि साबुन बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? साबुन बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा आप कि साबुन को बनाने के लिए यूज किया जाने वाला पदार्थ है कास्टिक सोडा। ओके, कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है भैया साबुन बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार में होता है? जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट आप इस प्रश्न को कह सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है किसके उपचार में भैया जी? तो इसका सही जवाब है कि कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। जी हाँ, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हर कोई ईमानदारी के साथ आंसर कमेंट करते चले, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं और फैक्चुअल प्रश्न, तथ्य वाले प्रश्न हैं। अगर आपको फैक्ट याद होगा तो आप आंसर कमेंट कर देंगे, तो जल्द से जल्द किया करें। तो भाई, जल में नमक को घोलने से क्या प्राप्त होता है? भाई, अगर आप जल में नमक डालेंगे और उसे घोल देंगे तो हमें एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। कैसा? एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। बिल्कुल रीना कुशवाहा, बिल्कुल सही, आपको ब्लू कर दिया है रीना कुशवाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। ओके, आगे बढ़ देखिए, समांगी मिश्रण होता क्या है? निश्चित अनुपात में जब अवयवों को हम मिला देते हैं तो जो मिश्रण प्राप्त होता है ना, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है? इन दिए गए विकल्पों में से कौन सी मूल राशि नहीं है? मैं सीधे सीधे आपसे एक प्रश्न करूंगा, क्योंकि जो पहली क्लास हमने ली थी ना, पहली क्लास, वो हमने मात्रकों से संबंधित पहली क्लास की थी और उसमें हमने पूरी राशियां देखी थी कि कितनी मूल राशियां होती हैं। तो बस आप इतना कमेंट करके बता दो भैया, कितनी मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों की संख्या कितनी है? ओके, मूल राशियों की संख्या कितनी है बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि इनमें से मूल राशि नहीं है भैया जी। क्या? दाब जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ें। जी हाँ, मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अब देखिए, वे फंडामेंटल यूनिट 7 कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सभी की सभी मूल इकाइयां हैं। अब सभी मूल इकाइयों की मात्रक क्या क्या होते हैं वे आपको याद होने चाहिए। तो मात्रकों के टॉपिक में साइंस की पहली इस लेक्चर में जो सुबह 10 बजे होता है, इसमें पहली क्लास में मैं आपको ये पूरा याद करा चुका हूँ। सर चलिए, प्रश्न है कि डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया? जी हाँ, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा भाई, आसान सा प्रश्न, सभी लोग। जी हाँ, बिल्कुल विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल पूजा, आपको पूजा योग्यता दोनों को जो है मॉडरेटर बना दिया गया है। ओके, पूजा और योग्यता। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया भैया जी। अगला प्रश्न है कि फोटो रेस्पिरेशन निम्नलिखित में होता है, बताइए। फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? सब लोग विकल्प बी बता रहे हैं कि भैया जी ये प्लास्टिक्स में होती है। जी नहीं, जी नहीं, ये प्लास्टिक्स में नहीं होती है, बल्कि फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, सभी के 100% गलत हैं। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है भैया, कि माइटोकॉन्ड्रिया में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। नरेंद्र गौड का बिल्कुल सही है, मात्र मात्र नरेंद्र का और अरविंद अहिरवार दोनों को ब्लू कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्रकाशीय ऊर्जा
रासायनिक ऊर्जा में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित होती है? प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कौन सी क्रिया के द्वारा परिवर्तित होती है? बताइए, बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है भैया, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। जी हाँ, विकल्प सी इसका सही जवाब है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? जी हाँ, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि आरएनए में रेशु यादव, अगर आपको ब्लू चाहिए तो हम जो प्रश्न पूछे हैं इंपॉर्टेंट, उसका जवाब दीजिएगा। जैसे कि ये जो प्रश्न है इसका आप जवाब बता दीजिए, आपको ब्लू कर दिया जाएगा। रेशु बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा कि आरएनए में नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। कौन सा? तो भैया आरएनए में थायमिन नामक नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता। कौन सा? थायमिन नामक नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें मदद करता है? अर्धसूत्री विभाजन किसमें मदद करता है? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना भैया, ये मदद करता है किसमें? तो इसका सही जवाब है कि जनन कोशिकाओं में मदद करता है। किसमें? जनन कोशिकाओं में ये मदद करता है, जनन में मदद करता है। ओके, किसमें? जनन में मदद करता है अर्धसूत्री विभाजन। विकल्प डी इसका सही जवाब है। और अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है भैया? गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा यंत्र है जो बाष्पीकरण की दर नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, बाष्पीकरण की दर को नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बाष्पीकरण की दर को नापने के लिए पोटोमीटर का यूज किया जाता है। किसका? पोटोमीटर का यूज किया जाता है बाष्पीकरण की दर को नापने के लिए। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अब मैं आपसे कहूं कि भैया बैरोमीटर का यूज क्यों किया जाता है, हाइग्रोमीटर का यूज क्यों किया जाता है और हीमोसाइटोमीटर का यूज क्यों किया जाता है, बताइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जी हाँ, अभी साइंस की पीडीएफ नहीं दी है। इस क्लास के बाद आपको साइंस की पीडीएफ डाल दी जाएगी वेबसाइट पर। बस नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया ना, डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको जाना है या फिर व्हाट्सएप पर हम लिंक दे देंगे। तो भाई, किस पौधे में तना जल संचय करता है? जी हाँ, किस पौधे में जो है तना जल संचय करता है तथा पत्ती का कार्य करता है? किस पौधे में तना जो है जल संचय करता है और पत्ती का कार्य करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। तना जल संचय करता है और पत्ती का कार्य करता है। कौन है भाई? ये है कैक्टस। कैक्टस करता है। कैक्टस तना जो है जल संचय करता है और पत्ती का कार्य भी करता है कैक्टस ही। अगला प्रश्न है, निर्जीव एवं जीवित के बीच की संयोजी कड़ी कौन सी है? जी हाँ, निर्जीव और जीवित के बीच की संयोजी कड़ी कौन सी है? विषाणु संयोजी कड़ी होता है या जीवाणु या युग्लिना या फिर शैवाल? तो इनमें से जीवित और निर्जीव के बीच की जो संयोजी कड़ी है ना भैया जी, वो होता है क्या? बताइएगा, क्या होता है संयोजी कड़ी? तो भाई इसका सही जवाब है विकल्प सी, युग्लिना। क्या? युग्लिना जो है बीच की कड़ी होता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? जी हाँ, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? तो हमेशा याद रखिएगा कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक हैं कार्ल लीनियस। कौन है भैया जी? कार्ल लीनियस हैं आधुनिक वर्गीकरण के जनक। अगला प्रश्न है कि प्राणी विज्ञान की शाखा जिसमें मत्स्य का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें मत्स्य का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, प्राणी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें मत्स्य का अध्ययन करते हैं
इस शाखा को कहते हैं भैया जी क्या? इक्थियोलॉजी। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेल क्या है? व्हेल एक मछली होती है, या व्हेल एक सरीसृप होता है, या व्हेल एक स्तनधारी होता है, या व्हेल एक मोलस्क होता है? तो हमेशा याद रखिएगा व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है। कैसा है? एक स्तनधारी प्राणी है। जी हाँ, ये प्रश्न अधिकांश लोग गलत करते हैं, व्हेल को मछली लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन भैया व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है। अगला प्रश्न है, मलेरिया का कारण क्या होता है? मलेरिया का प्रमुख कारण क्या होता है? तो मलेरिया के लिए जो जिम्मेदार रहता है ना भैया, वह रहता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया हो जाता है। और जो प्लाज्मोडियम रहता है ना भैया, ये वस्तुतः कहाँ? मादा एनाफिलिज मच्छर के शरीर में जो है आश्रय स्थल के रूप में रहता है। ओके, आश्रय स्थल इसका कहाँ है? एनाफिलिज मच्छर का शरीर। अगला प्रश्न है, इनमें से एक ल्यूकोसाइट कौन सा नहीं है? जी हाँ, इनमें से एक ल्यूकोसाइट कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है कि इनमें से ल्यूकोसाइट नहीं है भैया। कौन? थ्राम्बोसाइट। थ्राम्बोसाइट जो है एक ल्यूकोसाइट नहीं है। अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस द्वीप की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती हैं? जी हाँ, लैंगरहैंस द्वीप की कौन सी कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन स्रावित करती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। लैंगरहैंस की ऐसी लैंगरहैंस द्वीप की ऐसी कोशिकाएं जो इंसुलिन स्रावित करती हैं, उनका नाम है भैया जी क्या? बीटा कोशिकाएं। क्या है? बीटा कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन स्रावित करती हैं। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र जलापघटित नहीं करता है किसे? पाचन तंत्र किसे जलापघटित नहीं करता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि पाचन तंत्र जलापघटित नहीं करता है किसको? सेल्यूलोज को। किसको भैया? सेल्यूलोज को पाचन तंत्र जलापघटित नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि बीमारियों से रक्त का कौन सा भाग शरीर की रक्षा करता है? रक्त का कौन सा भाग है जो बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सफेद रुधिर कणिकाएं जो हैं शरीर को क्या है? विभिन्न रोगों से, बीमारियों से, या कहीं विभिन्न संक्रमणों से बचाती हैं। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। इस प्रश्न को आप भैया खतरनाक मोस्ट लगा लो। ओके, खतरनाक मोस्ट लगा लो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ज़्यादा समय ऐसे प्रश्नों पर खराब नहीं करेंगे। बच्चे को पता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी होती है, जो कि हमारी जांघ में होती है। कहाँ पर? जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? तो ऐसे प्रश्नों पर भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दो, नहीं पता है तो जान लो कि विटामिन ए की कमी से जो है, विटामिन ए की कमी से क्या है भैया? रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है भैया रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया जाता है भैया जी 5 जून को। जी हाँ, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की अनुपस्थिति से होती है? जी हाँ, कैल्शियम की कमी किस विटामिन की अनुपस्थिति से होती है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कैल्शियम की कमी जो है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसके लिए जिम्मेदार रहता है भैया जी विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी जिम्मेदार रहता है। विटामिन डी की जब अनुपस्थिति रहती है ना, तो क्या है? कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं भैया? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन के साथ किस धातु का संबंध है? जी हाँ, हीमोग्लोबिन के साथ किस धातु का संबंध है? या फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेता है
कि रक्त में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो भैया हमारे खून में, हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जो पाया जाता है वो है लोह धातु। ओके, तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोह धातु होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चलिए, और अगर हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इससे भैया अरक्तता नामक रोग हो जाता है। कौन सा? अरक्तता रोग हो जाता है। प्रश्न है, कौन एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक है? इनमें से कौन एंटीबायोटिक है या फिर भैया जी प्रतिजैविक है? बताइएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, दिए गए विकल्पों में एंटीजैविक या फिर एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक जो है ना भैया जी, वह है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है, अब एक प्रश्न भी बन जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है, तो हमेशा याद रखें, पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार हो जाता है आपके लिए प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं? हर किसी को पता है। देखिए, इस क्लास में मैं बहुत तेजी से प्रश्न को आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न है। आपको अगर जवाब पता है तो तुरंत कमेंट करो, मैं तुरंत आपको बताऊंगा, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, पता होगा तो तुरंत जुबान पे आ जाता है उत्तर ऐसे प्रश्नों का। तो भैया जी, इंद्रधनुष में जो रंग पाए जाते हैं ना, वो 6 पाए जाते हैं। अरे नहीं यार, 7 पाए जाते हैं। कितने? 7 पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्टोपस किससे संबंधित है? जी हाँ, ऑक्टोपस किससे संबंधित है? मोलस्का वर्ग से, या सिलेंट्रेटा, या एम्फीबिया, या फिर मैमेलिया? तो भैया ऑक्टोपस है मोलस्का। किससे? मोलस्का से संबंधित है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इस सुदूर स्थित वस्तुओं को देखने में क्या प्रयोग किया जाता है? सुदूर स्थित वस्तुओं को देखने में क्या प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया जी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सुदूर स्थित वस्तुओं को देखने में हमेशा हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। किसका? दूरदर्शी का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं भैया टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है या दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न क्यों होती है? सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है, कहाँ से बनती है भैया, कहाँ से पैदा होती है? प्रश्न बन जाता है। व्यवहारिक प्रश्न है, सामान्य से प्रश्न, हर किसी को इनका जवाब पता होना चाहिए, आम आदमी को भी। तो भैया सूर्य में जो ऊर्जा है ना, जो एनर्जी है, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सी? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, अंधेरे कमरे में रखी एक हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर पत्ती का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आप हमेशा याद रखो मेरे भैया, अगर आप अंधेरे कमरे में एक हरे रंग की पत्ती रखी है, पेड़ की पत्ती, अगर आप उस पर लाल प्रकाश डालोगे ना, तो वह पत्ती जो होगी ना, वो भैया जी कैसी? काली प्रतीत होगी, हमें काली दिखाई देगी। हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर कैसी? काली। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो हमेशा याद रखें कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। जी हाँ, बिल्कुल, अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। तो फिर दूर दृष्टि दोष के लिए किसका करेंगे? उत्तल लेंस का करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? कौन इनमें अर्धचालक है? अगर इसका आपको प्रश्न का आंसर पता हुआ तो तुरंत कमेंट कर दोगे फटाक से। हमेशा याद रखें कि सिलिकॉन जो है बेचारा कौन है? अर्धचालक है भैया जी, सिलिकॉन। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, वह ताप जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक समान मापन देते हैं। जी हाँ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमापी एक समान मापन देते हैं। वह ताप कौन सा है? वह टेम्परेचर कौन सा है? तो भैया -40 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों अपना समान तापन
अपना समान मापन देते हैं। अगला प्रश्न है, 1 सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? जी हाँ, 1 सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। 1 सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है, 1 सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है, इसका सही जवाब क्या है? 1 सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है भैया जी 2 सेकंड। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक पंखे पर अगर 900 आरपीएम लिखा है तो इसके ब्लेडों की गति की आवृत्ति क्या है? जी हाँ, इसकी ब्लेडों की गति की आवृत्ति क्या है? अगर किसी पंखे पर 900 आरपीएम लिखा हुआ है तो भैया इसका अर्थ है कि उसके ब्लेडों की आवृत्ति जो है 15 हर्ट्ज है। कितनी? 15 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, साबुन में झाग उत्पन्न क्यों होते हैं? साबुन में झाग उत्पन्न क्यों होते हैं? ऐसे ब्लू नहीं होता अमित ठाकुर, ऐसे ब्लू नहीं होता। जब हम शानदार एक प्रश्न पूछते हैं ना, सब अटकते हैं, तो उसका जो जवाब बताता है ना, तभी हम उसे ब्लू करते हैं। चलिए, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि साबुन में झाग उत्पन्न करने के लिए जो उत्तरदायी रहता है वो रहता है भैया रेजिन। रेजिन की उपलब्धता के कारण जो है साबुन में झाग उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से कौन सा है? जी हाँ, उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड है इनमें से कौन सा? भाई Al2O3। ओके, यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? जी हाँ, शुष्क सेल बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगा लो। ओके, परीक्षा के लिए शुष्क सेल बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो भैया NH4